नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं पशुपति पारस जी। इनसे बात करेंगे विधानसभा चुनाव पर। क्या है चुनाव की तैयारी और कितनी बात आगे बढ़ी महागठबंधन में शामिल होने को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। पारस जी, आप कब तक महागठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हों? देखिए, आप तो जानकारी आपको है कि विगत 12 तारीख को जो बैठक हुई थी महागठबंधन की, तो उसमें सभी दलों के जितने भी सहयोगी दल थे, सभी लोगों की राय से सर्वसम्मति से तय हुआ कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को महागठबंधन में सहयोगी दल के रूप में मान्यता दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि थोड़ी इधर कार्य की व्यस्तता के चलते थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन इस सप्ताह में, एक सप्ताह के अंदर में ही निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और विधिवत घोषणा हो जाएगा। अभी तक तो आप महागठबंधन की किसी बैठक में शामिल नहीं हुए? नहीं, अभी तक हम महागठबंधन के पार्ट हम हुए ही नहीं, तो बैठक में कैसे जाते हैं? जब हम विधिवत जाएंगे, महागठबंधन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जब भी बैठक होगी तो उसमें हम जाएंगे। हमको तो आपकी पहले से चल रही है सीटों को लेकर भी, गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी, कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? नहीं, देखिए, सीट पर अभी कोई बात नहीं हुई और किसी दल में नहीं हुआ है। सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं, हमारी पार्टी तो मान लीजिए छोटी पार्टी है। अभी कांग्रेस है, यदि और लोग हैं, या एनडीए गठबंधन के में भाजपा है, जनता दल यू है, और कई अपनी सूची दे दी है तेजस्वी यादव को। सूची दे दिया, ठीक है, लोग दिए होंगे, लेकिन जब हमसे भी जब हम विधिवत ज्वाइन करेंगे। सूची तो आप दे दिए हैं ना? नहीं, अभी हम सूची नहीं दिए। जब हम विधिवत ज्वाइन करेंगे उसी दिन हम सूची भी देंगे। किस सीट पर लड़ेंगे तो बता ही दिए। अब तो अंडरस्टूड है कहाँ कहाँ लड़ना है, क्या है। जब देखिए, महागठबंधन में 6-7 दल के लोग हैं और सब लोगों का अलग अलग डिमांड है, और सीट जो है सो 243, और डिमांड जो सब लोगों का है सहयोगी दल से लोग, उसमें हमको लगता है 300 से अधिक डिमांड है। अब जो दल के नेता हैं, चेयरमैन हैं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, तो अब वो बैठेंगे। बैठ के उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़िएगा, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन होगा और आपका उम्मीदवार कौन होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि सिर्फ क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र के साथ साथ आपका उम्मीदवार कौन होगा। आपसे तो बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है तेजस्वी यादव की, संजय यादव की, इतना मुझे भी पता है। तो आपने भी तो बताया होगा कि किस सीट से आप लड़ना चाहते हैं। नहीं, अभी मेरा ये है, मैंने उनसे कहा था कि पहले आप गठबंधन में मुझको शामिल करिए। जिस दिन हम गठबंधन में शामिल होंगे तो जो आपका निर्देश है सभी सहयोगी दलों के बीच में कि आप कौन कौन सीट पर लड़िएगा, और सीट मान्य नहीं रखता, मान्य ये रखता कि आपका उम्मीदवार कौन हो, पहलवान कौन होगा। देखिए, एक बात तो है, आप जान लीजिए कि अभी बहुत ही क्रूशियल पीरियड है ये चुनाव जो है 2025 का चुनाव। हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद से ये पहला चुनाव होगा जो इतना कठिन चुनाव है और काफ़ी संघर्षपूर्ण है। और इसमें देखना पड़ेगा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, जैसे हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारे पास में कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है। आज हम सीट ले लें और हमारा उम्मीदवार नहीं जीते तो सीट लेने से कोई फायदा नहीं है। सीट हमको सम्मानजनक सीट मिले तो उसी हिसाब से हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार भी होना चाहिए। जिताऊ उम्मीदवार है, पहलवान है आपके पास मजबूत? अभी तो हम नहीं बता सकते कितने पहलवान हैं। जब समय आएगा, जब सभी दल के लोग बैठेंगे, सार्वजनिक रूप से बैठेंगे, जो बड़ी पार्टी है वो लोग बैठेंगे, जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आरजेडी तो बड़ी पार्टी है ही। चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुस्कान लड़ेंगे अलौली से? अब देखिए, चुनाव लड़ना तय है मुस्कान को, यशराज पासवान को, लेकिन हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं, और बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसके हमारे चेयरमैन भूषण राय जी हैं जो एमएलसी हैं। जब चुनाव का समय आएगा, जब नोटिफिकेशन होगा और जब सीट शेयरिंग की बात होगी, तो हम लोग बैठेंगे। बैठ के जो सर्वसम्मति से तय होगा कि कौन कौन उम्मीदवार किस विधानसभा से होना चाहिए। हमारा एक दृष्टिकोण जरूर है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि हमको जो भी सीट मिले हम 100% स्ट्राइक रेट दें
और 100 में 100% हमारा उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के जाए। प्रधान सिंह ने तो कहा भी है कि अलौली आपकी प्राथमिकता है, कुशेश्वर स्थान आपकी प्राथमिकता है, मुकामात लड़ेंगे ही, लखीसराय से सुरभान जी की पत्नी लड़ेंगी, कुशेश्वर स्थान से प्रिंस राज या उनका भाई लड़ सकता है, अलौली से मुस्कान लड़ सकते हैं। ये तो बहुत खास सीटें हैं आपकी और वहाँ तो खास है, लेकिन इसके अलावा भी सीट है। इसके अलावा देखिए बिहार में हमारी पार्टी है, तो पार्टी में जातीय समीकरण भी देखा जाएगा। सभी दल के लोगों को और सभी जात धर्म के जो लोग हैं, जो हमारे साथ में पार्टी में 20 वर्ष से लोग हैं। हमारी पार्टी कहने के लिए छोटी पार्टी है, लेकिन मेरा संगठन बड़ा है। ये अब जान लीजिए कि हमको एक भी सीट बिहार में नहीं मिला लोकसभा के चुनाव में, फिर भी 38 जिला है बिहार में और 38 जिला में मेरा संगठन मजबूत है। हम संगठनकर्ता शुरू से रहे हैं, ये आपको भी पता है। और हमारा एक भी वर्कर, एक भी जिलाध्यक्ष हमको छोड़ के नहीं गया। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जो हमारे दल में जो पुराने लोग हैं, चाहे जिस सभी जात धर्म के लोगों को एक समीकरण बैठा करके हम विधानसभा के चुनाव में टिकट का प्रयास करेंगे, जिससे कि किसी लोगों में नाराज़गी नहीं हो। कितनी सीटें मांगेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। नहीं, अभी मैंने ये कहा कि अभी सीट हमारे मांगने से क्या हो, खाने वाले की भूख बहुत है, खिलाने वाले की भूख होगी तब ना। जब समय होगा, जब सीट मांगा जाएगा, तब आपको जानकारी मिल जाएगी कि हम कितना सीट मांग रहे हैं। अलौली में तो चिराग पासवान हराने की कोशिश करेंगे। अरे वो तो पूरे बिहार में हराने की कोशिश करेंगे। उनके हराने से क्या होगा, देखिए एक बात जान लीजिए, जनता मालिक है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा है। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना हुआ है, वो मौलिक अधिकार है लोगों को, चाहे आप बड़े से बड़े लोग क्यों न हों, बड़े पूंजीपति क्यों न हों, बड़े पद पर क्यों न हो, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको एक समान है, मौलिक अधिकार है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। और अब ज़माना बदल गया है भाई साहब। 1952 जब देश आज़ाद हुआ था तो 5 आदमी मिल के ठप्पा मार के चुनाव जीत जाता था। अब वो ज़माना नहीं है। अब एक घर में भी, एक परिवार में भी अलग अलग मत के लोग हैं। काफ़ी स्वतंत्रता है वोट देने में, लोग स्वतंत्र रूप से आजकल वोट देते हैं। इसलिए किसी के हराने से कोई हारेगा नहीं, अब देख नहीं रहे, और किसी के जिताने से कोई जीतेगा नहीं। लेकिन आप देख नहीं रहे चिराग पासवान एनडीए को पसीना छोड़ाए हुए हैं। इतनी ताकत थी तो आप 137 सीट पर लड़ करके एगो सीट जीते, उसमें ताकत नहीं था क्या? स्ट्राइक रेट कहाँ चला? मतलब नहीं, ये स्ट्राइक रेट तो अभी जो गया उसका वैल्यू हम नहीं मानते हैं। वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरा देश में चुनाव हुआ, और जो भी सीट मिला वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा से सीट मिला। उसमें किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है। यदि कोई आदमी कहता है कि हमारे बल पर चुनाव जीता है, कि उसकी गलतफहमी है। अभी तो धमका रहे हैं जी, नीतीश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बड़ी जिम्मेवारी संभालना है। अरे भाई, बिहार बुला रहा है और बड़ी जिम्मेवारी संभालना है, तो जब चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, जब रिजल्ट आपके सामने में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि बिहार किसको बुला रहा। समय का इंतजार कीजिए, 2-3 महीना तो अब समय है, समय का इंतजार करिए। आपको नहीं लगता है महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है? बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और देखिए भाड़ा का भीड़ अलग होता है, अब वोट का भीड़ अलग है। जो भाड़ा का भीड़ है, आप उसको वोट में तब्दील नहीं कर सकते हैं। वोट लोग वही देता है जो अपनी स्वेच्छा से लोग वोट देता है। चिराग भाड़े की भीड़ से ताकत दिखा रहे हैं। मैं किसी का नाम मैं ही नहीं लूँगा, मैं जनरल में कह रहा हूँ कि भाड़ा का भीड़, लोग वोट सुनने के लिए जाता है, लोग चेहरा देखने के लिए जाता है, लोग भाषण सुनने के लिए जाता है, वो वोट में तब्दील नहीं होता है। चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपको लगता है कि भभकी है? आप उनसे नहीं पूछिएगा। आप भभकी, आप जानते हैं आपका भतीजा है? नहीं 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 नहीं, हम कुछ नहीं जानते। ये चिराग पासवान जी से पूछिए आप कि 243 पर लड़ेंगे या अपने भी लड़ेंगे या जनरल सीट से लड़ेंगे। ये तो उनकी पार्टी का समस्या है, हमारा समस्या नहीं है। हमारा समस्या पूछिएगा कि हमसे कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो मैंने आपको बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो चिराग पासवान से जाकर पूछिए। उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हुलास पांडे जी, उनसे जाकर पूछिए। तो अब तो जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, कहा है कि भाई देखिए अब अभिमन्यु मत बनिए। महाभारत का उदाहरण शुरू हो गया, पक्ष विपक्ष की लड़ाई शुरू हो गई। अब देखते रहिए आगे क्या होता है। महाभारत शुरू हो गई। हाँ, हो ही गया है, हो ही। अखबार के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से 4 दिन से चल रहा है कि अभिमन्यु कौन है, तो महाभारत में राष्ट्र कौन है, शकुनी कौन है, भीम प्रधान कौन है।
भीष्म पितामह कौन है, ये तो चल रहा, 4 दिन से चल रहा, प्रेस मीडिया में चल रहा, अखबार में भी चल रहा। चिराग को अभिमन्यु मानते हैं आप? हम भाई इतना ही मानते हैं कि हमारा भतीजा है। अब अभिमन्यु वाला गुण है? भाई इसके बाद वो और क्या है नहीं, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, सबके जहन में एक सवाल है और आप पर आरोप भी लगाते हैं चिराग कि चाचा ने पार्टी तोड़ दी। एकदम सही बताइए, दिल की बात आज खोल के, कि पार्टी टूटी कैसे, आपको क्यों छोड़ना पड़ा चिराग को? पार्टी में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया था। स्वर्गीय पासवान जी की जब मृत्यु हुई, आप तो बिहार के राजनीति से और हमारे परिवार से आप विगत 30-35 वर्षों से परिचित हैं कि हमारा क्या नेचर है और हमारे भाई, तीनों भाई में हम लोगों का कैसा संबंध था, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। लोग कहते थे, महाभारत की तरह लोग कहते थे कि राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी है, और हम लोग तीनों भाई थे भी। जब तक तीनों भाई जीवित रहे, मेरा दुर्भाग्य है कि आज ये बड़े भैया और छोटे भाई नहीं रहे हमारे बीच में। लेकिन हमारी पार्टी जो टूटी, वो तानाशाही व्यवस्था के चलते टूटी, और दूसरे लोगों ने आके पार्टी में इंटरफेयर किया और पार्टी को तोड़ा। मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा। किसने तोड़ा पार्टी? नहीं, वो तो कहते हैं कि आपने तोड़ दी मंत्री बनने के लिए। मैं हमको कोई शौक़ नहीं था मंत्री बनना भाई साहब। हम 48 वर्ष से राजनीतिक जीवन में है, 7 बार MLA MP मिनिस्टर रहे, बिहार सरकार में रहे, भारत सरकार में रहे। डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं था, तानाशाही व्यवस्था। आप ही बताइए, डेमोक्रेटिक सिस्टम है प्रजातंत्र में, मैं पार्टी तोड़ दिया, अब आपकी बात को मैं मान लिया। और जो हमारे साथ जो 4 सांसद और गए थे, वो क्यों पार्टी छोड़ दिए, इसका जवाब आप दीजिएगा हमको। पार्टी तोड़ दिए हम, ये मान लेते हैं, लेकिन हमारे साथ जो 4 सांसद गए, 6 सांसद में 5 सांसद हमारे साथ में थे, उनको क्या तकलीफ थी कि पार्टी तोड़ दिया? तानाशाही, बस यही बात। तानाशाही जो व्यवस्था थी पार्टी में, और बाहर के लोग आके डिक्टेट करते थे, जैसे आज भी हो रहा है उनके दल में। तो उस व्यवस्था से जितने भी हमारे साथ में पार्लियामेंट के मेंबर थे, सबों को बुरा लगा, और सब लोगों ने एक मत होकर के, एक स्वर होकर के फैसला लिया कि हम अलग हो जाएंगे। और 5 सांसद का एक अलग टीम बना, और लोकसभा, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति मिली हमारे दल को, और हम लोग अलग हो गए। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका थी आपको केंद्र में मंत्री बनवाने में, सही है? नहीं, ये सब तो गलतफहमी या पॉलिटिकल स्टैंड है। कोई भारत सरकार में या बिहार सरकार में कहीं को जो मंत्री बनता है, जब तक आपके पास वो संख्या बल नहीं होगा, अब मान लीजिए बिहार सरकार है, तो बिहार सरकार में जब तक आपके पास 4 को 5 को विधायक नहीं होगा, तो आप मंत्री बनिएगा जी। उसी तरह से केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 5 सांसद हमारे साथ में थे, तो 5 सांसद मेरे साथ में थे, तो निश्चित रूप से उसमें हमारा कोटा बनता था, ये कोटा। और मुझको माननीय प्रधानमंत्री जी मुझ पर विश्वास किए, और मुझको भारत सरकार में पहली बार, ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मैं भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री में मैं आया। और बहुत ईमानदारी से मैं 2.5-3 वर्ष तक जो विभाग मुझको मिला, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके मैं डिपार्टमेंट को मैं चलाया। आपको विभाग जो मिला था वो तो ऐसे ही बेकार था। कितने थे? पूरे देश भर में 50 एम्प्लाई थे, 3000 करोड़ का बजट था, सब्सिडी देना था केवल, चुना था। विभाग कोई खराब नहीं होता और कोई अच्छा नहीं होता। आपके काम करने की शक्ति आप में होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बंजर ज़मीन जो है, उसको भी किसान मेहनत करके, खाद पानी दे करके उपजाऊ बनाता है ना, उसी तरह से कोई विभाग कोई खराब नहीं है। चिराग तो विभाग से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तल्ख तेवर है उनके। वो संतुष्ट नहीं होती है, उनसे नहीं पूछिएगा। हम तो संतुष्ट थे विभाग से, और इसलिए मैंने बहुत सा काम भी विभाग का किया। मैं बिहार में भी पहली बार मैं ऑफिस खुलवाया, जिस ऑफिस को उन लोगों ने बंद कर दिया। आप कौन ऑफिस खुलवाए थे जिसे चिराग ने बंद करवा दिया? हाजीपुर में ऑफिस खुलवाए थे हम लोगों ने, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर था, काफ़ी फ़ायदा होता उसमें। हम लोगों ने लिख के दिया था बिहार सरकार को, भारत सरकार को, कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। वो भी नहीं हुआ, तब तक तो हम इस्तीफा ही कर दिए। लेकिन विभाग ख़राब नहीं है, विभाग बहुत अच्छा है। इस विभाग में जो जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, उसका स्कोप बहुत है। महिलाओं के लिए स्कोप है, नौजवानों के लिए स्कोप है, और ख़ास करके जो बिजनेसमैन है, जैसे मान लीजिए सब्जी है, जैसे बिहार में आम की खेती होती है, बिहार में मखाना की खेती होती है, बिहार में लीची की खेती होती है, इसके लिए बहुत स्कोप है। बहुत से लोगों को सरकार यदि चाहे, भारत सरकार चाहे, भारत सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए,
तो बहुत से लोगों को रोज़गार मुहैया करा देगा। आप चिराग को मुख्यमंत्री के काबिल मानते हैं? देखिए, तो जनता के हाथ में फैसला, कोई किसी आप अपने बताइए, चश्मा साहब बहुत अनुभवी हैं, किसी के ऐसी राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बन पाएंगे? किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री बनाएगा विधायक। यदि पार्टी में आपके साथ में विधायक चुन के आते हैं 25, 50, 100 जो विधायक चुन के आएंगे, तब आप गठबंधन के में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। बिना विधायक के कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। बीजेपी के लिए दूसरा नीतीश बनेंगे? चिराग बनाएगी बीजेपी? आप भाई तो बीजेपी के लोगों से पूछिएगा कि दूसरा नीतीश बनेंगे कि दूसरा क्या बनेंगे, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एनडीए के तमाम साथी जितने भी लोग हैं, इनके बयानबाजी से लोग नाराज़ हैं, संतुष्ट नहीं हैं। तो बाहर का भी रास्ता दिखा सकते हैं, जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी ने भी। आप देखिए, इस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने इसे कहना में हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन पूरे तो आपको जानकारी है कि बिहार में राजनीति किस ओर मुड़ रहा है। अब चूँकि चुनावी वर्ष है, बरसात का समय है, जैसे सीजन भी बरसात का है और चुनावी बरसात है, तो इस समय कौन कहाँ फिसल जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार तो नीतीश जी कह रहे थे ना कि चिराग का इस्तेमाल करके बीजेपी ने उनको हरा दिया, इसीलिए छोड़े भी थे बीजेपी के साथ। इस बार भी आपको लगता है कि खेल बीजेपी कर सकती है? समय नहीं, देखिए उस समय जो ये गलतफहमी लोगों को है, आप लोगों को भी गलतफहमी है कि पुराना लोक जनशक्ति पार्टी को 5.5% जो वोट मिला था, ये गलतफहमी आप लोग प्रेस मीडिया के साथ ही दिमाग से निकालिए। उस समय स्वर्गीय पासवान जी की मृत्यु हुई थी, तो हमारा जो वोट बैंक था, दलित समाज था, खासकर पासवान समाज के लोग था, वो सहानुभूति के तौर पर वोट दिया। दूसरी बात थी कि हम लोग पार्टी एक थे, अलग नहीं थे, हम लोगों का भी सहयोग था, हम लोग पार्टी एक थे। तो सब ज्वाइंट जो पार्टी था, पासवान जी की मृत्यु हुई थी और ज्वाइंट पार्टी था, तो उसमें 5.5% वोट मिला। अकेले लड़ने का फैसला क्यों लिए? पहले मेरी बात सुन लीजिए। वही चिराग पासवान जी जब बिहार में उपचुनाव हुआ तो तारापुर में उनका क्षेत्र पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र में तारापुर विधानसभा है और कुशेश्वर स्थान उनका हमारा ननिहाल है। ये दोनों जगह उपचुनाव हुआ तो दोनों जगह उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। यदि आप कहते हैं कि हम पासवान के लीडर हैं, दलित के लीडर हैं, तो आपके उम्मीदवार को जमानत जब्त क्यों हो गया? इसलिए कि आप अकेले चुनाव लड़े। उस समय आप ज्वाइंट चुनाव लड़े थे, ज्वाइंट पार्टी थी, पासवान जी की मृत्यु हुई थी, सहानुभूति वोट आपको मिला। इसलिए इस गलतफहमी में आप लोग नहीं रहिए। भाई वैसी सीट पर जहां चिराग पासवान रामविलास जी के निधन के बाद सहानुभूति की लहर में भी नहीं जीत पाए, उसी सीट से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? हम लड़ेंगे, जनता हमको वोट देगी। कर्म प्रधान होता है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान है। हम लोग बहुत ज़मीनी नीचे स्तर से आए हैं भाई साहब, जान लीजिए। चटाई लेकर के स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, स्लेट नहीं था तो दीवार में हम लोग लिखते थे। 2 नदी पार करके पढ़ने जाते थे, पासवान जी और मैं, दोनों भाई मैं जाता था। रामचंद्र तो छोटा भाई था, उसमें बच्चा था, और दूसरे ज़िला में पढ़ने जाते थे। और उतनी मेहनत करके, हमारे पिताजी की देन है कि उतनी मेहनत करके हम लोग शहर बनी, जैसे गांव में छोटा सा गांव था, टोला था, और वहाँ से हम लोग 3 रत्न निकले और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। देश के सर्वोच्च सदन जो है, प्रजातंत्र का जो सर्वोच्च सदन है, उसके हम लोग तीनों भाई मेंबर हुए। ये हमारे पिताजी का देन था और कर्म प्रधान था। कर्म प्रधान ने विश्व रखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। चिराग के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि सूरजभान सिंह ने पार्टी तोड़ दी, चाचा को बहका दिया। हमारी राय है आपसे कि अच्छा हो कि इस प्रश्न को आप नहीं बोलिए, आप यहीं ड्रॉप करिए, बाद बाकी जितना चीज़ पूछना है हमसे पूछिए। अच्छा, तो आप पूरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है पारस जी, जिस सीट से हार चुके हैं चिराग पासवान, उसी सीट पर आप लड़ने जा रहे हैं। अलौली भी आप जीतेंगे, आप कुशेश्वर स्थान भी जीतेंगे, मोकामा भी जीतेंगे और लखीसराय भी जीतेंगे। मुझको जो भी सीट मिलेगा, संख्या जो भी हो, मुझको जो भी सीट मिलेगा, मैं आपको आज लिख के देता हूँ कि 100% स्ट्राइक रेट होगा और अपने बल पर, कर्म के बल पर हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे पशुपति पारस जी को। ये कह रहे हैं कि जिन सीटों पर उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, उन सीटों पर भी जीत के दिखा दूंगा और पता चल जाएगा इस चुनाव में कि पासवान समाज किसके साथ है, किसको अपना नेता मानता है।